अफसोसनाक और शर्मनाक हमला किया गया सिंध असेंबली के स्पीकर का ओहदा पे कि चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वी वांट टू सी अ स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, ये आपके एलाइज थे इलेक्शन। 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. इमरान खान की क्या ज़ाती लड़ाई है नवाज शरीफ से? इमरान खान की क्या लड़ाई है आसफ जरदारी से? मेरा ख्याल है वो तो ज़िंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी 5, 7, 10 के अलावा। जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध असेंबली आज गए इजहार यकजहती के लिए कि आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर का ऑफिस है, उनके मुताबिक उस पर हमला किया गया है नैब की तरफ से। तो इसीलिए आज वो वहां गए थे, जहां उन्होंने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमत को, नैब को, स्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारी बातें कह डाली। उनका कहना था कि नैब के चेयरमैन को अगर उनकी जगह फरिश्ते को भी लगा दिया जाए तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करेगा, क्योंकि नैब का इदारा बनाया ही इसलिए गया था कि उसमें सियासी इंतकाम लिया जा सके या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा सके। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी तर्ज हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हैं, उन्हें करप्ट कहते हैं, उनकी गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं, एक्चुअली ये एस्टैब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा है। हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान पर संगीन इल्ज़ाम उन्होंने लगाए और कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ये हुकूमत कैसे करेगी जब कल अदम तंजीम एक्चुअली इलेक्शंस में इनके एलाइज थे और इन्होंने इलेक्शन में मदद फराम की है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अलबत्ता काबीना में 3 ऐसे वुज़रा हैं, यानी 3 वफाकी वुज़रा पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है और अगर हुकूमत सीरियस है कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना चाहती है तो इन 3 वुज़रा को उन्हें हटाना होगा, माजी की तमाम स्टेटमेंट से अपने आप को अलग करना होगा, वरना वो अपोजिशन को किसी सूरत कन्विंस नहीं कर सकते। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशरी का भी जिक्र किया। कहा जाली बैंक अकाउंट केस के हवाले से कहते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशरी को अपनी क्लैरिफिकेशन देनी होगी, रिबटल देना होगा और देना चाहिए है, क्योंकि वरना उन पर भी सवाल उठता है कि आपके वर्बल ऑर्डर में रिटन ऑर्डर में फ़र्क कैसे आया। ये तमाम वो बातें थीं जो आज उन्होंने की। बड़ी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाबात भी दिए और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तूफान का पेश खेमा है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार हैं जामी चांडियो साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब। गुफ्तगू का आगाज़ चांडियो साहब आपसे करूँगी। खासी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इतने सारे मौजू पर बात की है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके नज़दीक क्या पैगाम देना वो चाह रहे थे और एक्चुअली वो किसको पैगाम देना चाह रहे थे? चांडियो साहब से मेरा ख्याल से राब्ता अभी मुनक़ता हुआ है। आई थिंक आई शुड ब्रिंग इट टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सिंध असेंबली। जी, कैसा लगी आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको क्या लगा कि व्हाट मैसेज इज ही गिविंग? फ्लाबरगास्टेड पर्सन अपनी गुलाबी उर्दू में बहुत कुछ कहना चाहते थे, कहने को कुछ नहीं था उसमें। जो कुछ उन्होंने कहा, उन्हें कहा क्या, जुडिशरी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन जुडिशरी प्रेशराइज है। ये दोनों जुमले जो हैं तजाद रखते हैं। उन्हें कहा कि जी जो कुछ निकाला गया वो उसी तरह है कि पुलिस जैसे चर्च डाल देती है, शराब की बोतलें डाल देती है। एसेट्स बियॉन्ड मीन का उन्होंने जिक्र किया। एसेट्स बियॉन्ड मीन का। तो अब हमें नहीं पता कि लॉकर्स में भी पुलिस का कुछ दखल हो गया है। तो हकीकत और बयानिए में बहुत फ़र्क है। इससे कि जो कुछ लॉकर्स में निकला है
और जो कुछ मीडिया पे आ रहा है नैब के हवाले से कि आगा सिराज दुरानी के घर से 36 करोड़ से ज़्यादा के असासे वो निकले हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। या तो वो कहें वो सब झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा ना कि फर्स्ट अरेस्ट एंड देन यू कैन फॉल्सिफाई द एविडेंस। नो नो, द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ओपन अ बैंक लॉकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट एंड फॉल्सिफाई द। तो या तो इस हद तक जुडिशरी के अंदर करप्शन आई है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट मौजूद था बकौल सारी मीडिया की रिपोर्ट के जब लॉकर खुले, ठीक है। और मुझे किसी हद तक ये भी यकीन है कि मैजिस्ट्रेट उस वक्त भी मौजूद था जब उनके घर गए। मेन ऑब्जेक्टिविटी क्या लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेन ऑब्जेक्टिविटी जो मुझे उनकी लगी वो इस वक्त प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, ब्रावाडो दिखाना चाह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ख़िलाफ़ जो भी इंक्वायरियाँ होती रहें और हमारे साथ तो जुल्म होता है, हमारे साथ ये जुल्म की एक कड़ी। जबकि जो जुल्म ये सिंध की आवाम पे कर रहे हैं, इससे कि उनको वो तो याद आता है कि 120 बिलियन रुपए से सब कुछ रुक गया सिंध का, और बयानिया कितना गलत है। सिंध को अपना शेयर मिल रहा है इन द सेम परसेंटेज इन विच इट वाज सपोज्ड टू गेट, क्योंकि फेडरल टैक्स रिसीट्स कम हुई हैं। आप गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि उसका टैक्स कलेक्शन मशीनरी इतनी अच्छा काम नहीं कर रही, जो उन्हीं ने टारगेट दिए थे वो मैच नहीं कर रहे, लेकिन सिंध के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जा रही। सही ये नहीं हो रहा कि उनको अगर 23.7% मिलना था, उनको 23.7% के बजाय 19.7% दिया जा रहा हो। कमी नहीं हुई है उनके शेयर, ठीक है, क्योंकि पूल का साइज छोटा हो गया, इसलिए ये शॉर्टेज आई है। झूठ बोल रहे हैं, जो लीडर झूठ बोलता है और हक्कानियत नहीं होती तो सच्चाई की गूंज नहीं आती। फिर आप ये देखिए कि वो खुद जो बाकी उन्हीं ने कहा नैब के बारे में कि नैब पॉलिटिसाइज है। एक तरफ ये मानते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, खुद मानते हैं नैब का कानून गलत है, खुद मानते हैं कि ये जो है ये नैब का कानून एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है जिसको ये दुरुस्त नहीं कर सके। और फिर जो कुछ इन्हीं ने पूरे उसके अंदर कायदे आज़म के डिसिप्लिन की तो आज धज्जियाँ सिंध असेंबली में भी गिर गई। 1 बजे हाउस कन्वीन होना था और वो कन्वीन नहीं हुआ था शाम 5 बजे तक। सही। और उन्हीं ने आके जो सिंध असेंबली में एक क्राइसिस चल रहा है जो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, इससे कि नेशनल असेंबली में उन्हीं ने खड़े होकर कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपोजिशन की होनी चाहिए। आज उन्हें पता है, आज जब वो हाउस के अंदर गए होंगे या तस्वीर देखी होगी, अगर वो बैठने अंदर गए, जैसे कि हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था, तो उन्हें नजर आ रहा होगा कि ऑपोजिशन नदारत, और उनको ये भी पता होगा कि ऑपोजिशन क्यों नदारत, कि हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामान मुकम्मल नहीं होती जब तक स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनती। ठीक है, उसके ऊपर तो एक नया आपका झगड़ा है और उसके ऊपर बड़ी बात हो सकती है। आई एम जस्ट वेटिंग कि आगा रफीउल्लाह साहब भी ज्वाइन कर जाएं। सो यू डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिलावल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू जस्ट सेइंग कि बस वो ऐसे ही बोल रहे हैं, रेंटिंग, ही इज रैंटिंग। जामी चांडियो साहब, आपने सुन लिया, नकवी साहब समझते हैं और गुलाबी उर्दू में वो भी वो उनका हक है, वो किसी में ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश वैसे बाय द वे। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, लेट्स नॉट गेट इनटू द लैंग्वेज, लेट्स गेट इनटू द मैसेज। बहुत अहम चीज है, कौमी लीडर्स को पाकिस्तान के उर्दू पे अबूर हासिल करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ इससे कौमी तशख्खुस निकलता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनको हक नहीं है कि किसी भी जबान में करें, लेकिन अगर वो एक कौमी लीडर हैं और कौमी जबान है तो कौमी ज़बान के अंदर जो उसको अदायगी का तरीक़ाकार है उसको रखें। ये भी ना हो कि मुज़क्कर और मुअन्नस की भी तमीज़ ना हो, तो वो उसमें बड़ा मसाइल हो जाए। मेरा ख्याल से आपका ये कहना, कम से कम आपसे इसलिए नहीं एक्सपेक्ट करती नकवी साहब, बिकॉज दीज आर ऑल पेटी मैटर्स एंड यू वुड, आई वुडंट वांट टू यू नो से कि आप उस ग्रुप में चले गए जहां पर अंग्रेजी उर्दू हो जाए। देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई, यूनाइटेड नेशंस में जाके शाह महमूद कुरैशी ने उर्दू में तकरीर की। It shows a national pride. He speaks English and he speaks very well. I can speak both languages. कोई इशू नहीं है, बट आपको अपना कौमी तशख्खुस दिखाने के लिए, कौमी किरदार दिखाने के लिए, अपनी ज़बान पे फ़ख्र करने के लिए, ये बहस फिर किसी दिन करूंगी मैं। लेकिन चांडियो साहब, द पॉलिटिकल मैच्योरिटी, you can disagree with me that Bilawal has been showing is way ahead of what पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर मेंबर से भी ज़्यादा। लेकिन कमिंग टू यू चांडियो साहब, खासी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैसेज तो बहुत सारे उन्होंने देने थे, दे दिए। कई जगह उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज सो, आई वुड से जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया,
मैं देख रही थी कि वो देख कहीं रहते हैं, सडनली यू नो ही लुक्स इनटू द कैमरा, और उसके बाद जो उन्हें मैसेज देना था उन्होंने वो भी दे दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी से जो मुलाकात हुई एंड एवरीबडी वाज यू नो कमेंटेटिंग ऑन इट कि क्या बात हुई, कितनी सियासत, क्या होगा, आपको लगता है देयर इज समथिंग जो डिसीजन हुए हैं या जिस पर बात हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारी बातें अब अया हो रही हैं? देखिए नादिया, ये जो आज बिलावल की जो तकरीर का आपने हवाला दिया है, अब जाहिर है वो एक सियासी जमात के रहनुमा है, उनकी जमात का एक नज़र है और वो नैब के पूरे अमल से खिलाफ करते हैं, तो वो उनकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि असल जो इशू है वो किसी सियासी रहनुमा की तकरीर नहीं है, बिलावल का इशू नहीं है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ एक तरफ इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछली दिहाइयों से तमाम सियासी और फौजी एतबार में अवाम के वसाइल को लूटा गया है, और वो लूट और प्लंडर सिर्फ सियासी हुकूमतों ने नहीं किए, वो फौजी एतबार में भी उसे दुगनी हुई है। तो ये जो अवामी वसाइल का जो लूट और प्लंडर है, तो पाकिस्तान की सियासत का और रियासती पूरा जो अमल दखल है, हुकूमती निज़ाम है, उसका जैसे ये कल्चर बन चुका है। अब एक तरफ तो ये एक तरफ हकीकत है, और इस हमाम में सब के सब नंगे हैं, चाहे वो सख्त हुकूमतें हों चाहे फौजी इदवार हो। दूसरी जानिब इशू ये है नादिया कि जो एहतसाब का अमल जिस तरह से पाकिस्तान की माजी करीब की तारीख में जारी रहा है, वो शफाफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। पाकिस्तान के लोग तमाम के तमाम मुतफिक हैं कि जिन लोगों ने अवाम के वसा लूटा है, उनमें से बिला तफरीक सबको कानून के दायरे में ले आए। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 दिहाइयों से, उससे भी पहले, ये जो एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल जो मोटिवेटेड पॉलिटिकल एक इंसाफ का मामला है, एहतसाब का अमल है, तो नतीजा ये है कि उसका सियासी जमात तो अलग बात है, लेकिन इवन जो अवाम का एतमाद है वो भी इस किस्म के अमल पर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि नतीजा ये निकलता है कि एक तरफ अवाम के वसाइल को लूटने वाले हैं, और दूसरी जानिब एक गैर शफाफ और गैर ट्रांसपेरेंट एक एहतसाब का अमल है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस हुकूमती निज़ाम में कोई फर्क नहीं आता, और अवाम के वसाइल का की जो बेदरी जो लूट और प्लंडर है उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की बिलावल तकरीर वो तो एक पार्टी का मौक़िफ़ है, उससे आप इख्लाफ करें, इत्तेफाक करें, वो तो एक जमात का मौक़िफ़ है, उनको हक पहुँचता है जो अपना मौक़िफ़ दें। पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का, हुकूमती निज़ाम का तो इशू ये है ना कि आखिर ये बात कब यकीनी होगी कि इस लूट और प्लंडर का एक शफाफ तरीके से खात्मा हो। सही। और मैं समझता हूँ कि वो कभी नहीं हो सकता जब तक इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेट एहतसाब के गैर शफाफ अमल होंगे। तो ये है so what you're saying, you are actually saying कि जो बिलावल साहब ने कहा नैब के हवाले से आप अग्री करते हैं कि नैब जो है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मैं बिलावल के अल्फाज को तो ज़ाहिर एक जमात का मौक़िफ़ है, मैं खुद अपना तजुर्बे से बात कर रहा हूँ कि ये तो आप देखें ना, पिछले जब से नैब का इदारा बना है, आप इससे इत्तेफाक करेंगी नादिया मेरे साथ कि नैब का जो तरीक़ाकार है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। सही। वो गैर शफाफ रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है। ओके। और यही नतीजा और यही सबब कि उनके तमाम कार्रवाइयों का कोई मेयरेबल इम्पैक्ट नहीं है पूरे सियासी निज़ाम पर। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए कथा कलामी के लिए। एक सवाल पूछ सकता हूं इनसे, पॉलिटिकल कौन है पीछे हाथ? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूं नादिया, पॉलिटिकली मैं मिसाल दे रहा हूं कि चले ये जो सियासी हुकूमत है इनका एहतसाब लाजमी होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के 9 साल का एहतसाब कहाँ गुम है? ये जो परवेज मुशर्रफ के जमाने में लूट और प्लंडर हुआ वो कहाँ है? एग्जैक्टली। जाहिर है लोग एतराज करेंगे कि जब आप सियासी अदवार को इस तरह से एहतसाब करेंगे, सिलेक्टिव अंदाज में एतराज होगा। ओके, मैं चांडिया साहब एक ब्रेक ले लेती हूँ। चांडिया साहब, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक बिकॉज आखिर रफीउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो इस वक्त हमारे मुल्क पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बहुत कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, और एक ऐसे सिनेरियो में जहां पर वैसे ही हम पर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्या उनकी ये स्टेटमेंट ठीक थी? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आगा रफीउल्लाह साहब,
पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर हैं कौमी असेंबली के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और जामी चांडिया साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं। रफ़ीउल्लाह साहब, आप क्योंकि थोड़ा लेट हो गए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बात कर रहे थे। जो पहला सेगमेंट है उसको मैं रिपीट नहीं करती, बट लेट्स कम टू अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इन अ सिनेरियो जहां पर आपके मुल्क पर उंगलियां उठाने के लिए आपका पड़ोसी मुल्क मौजूद है, ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कह देना कि ये हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आ सकती। अगर उन्हें करना है तो सबसे पहले 3 वफाकी वज़रा को हटाना चाहिए, क्योंकि उनके कलअदम तंजीमों के साथ रवाबित है, टू द एक्सटेंड दैट ही सेड कि एक तो ट्रेनिंग कैंप में भी जाते रहे हैं। ये कोई ख़ास देखें, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, एक हकीकत है। आप अगर कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो आपके साथ हमेशा ऐसे ही होगा। हम हक़ाइक़ के ऊपर अगर आज भी बात नहीं करते, और इसलिए नहीं करते सच्ची बात क्योंकि हमारा दुश्मन सुन रहा है, तो ये तो वेरी सैड, बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा सच बोलना भी चाहिए और सच का सामना करना चाहिए। अगर ऐसे लोग हमारे में है, गवर्नमेंट मेरी है, पाकिस्तान की है, वो जिस मर्जी पार्टी की हो, अगर इसमें ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल बाहर होना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोगों को सबूत देना होगा। तो इसमें कोई शक भी नहीं है, उन्होंने कहा है ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं वो सबूत दे सकता हूँ आप लोगों को। नहीं, लेकिन जब आप कह रहे हैं हम जमहूरियत चाहते हैं, हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, तो इस मुल्क की बका नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद में है। वो हमने सबने साइन किए, तमाम पार्टी बिल्कुल सही है। तो बस इसकी अमल दरामद के लिए अगर आपके सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनको फौरी तौर पर जाकर यू हैव टू टेक इट टू द टॉप लेवल कि लेट्स टेक एक्शन देन। तो वो कौन करेंगे एक्शन? इस टाइम आप लेकर जाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग इट इन द मीडिया। इस टाइम गवर्नमेंट खान साहब की है, वही करेंगे। खान साहब अपनी कैबिनेट में से ऐसे लोग निकालेंगे जो इस किस्म के एलिमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, जो इस किस्म के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो खान साहब आप लोग शवाहिद दे सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। जब हम देखें, हम एक जिम्मेदार पार्टी, ऐसे नहीं है कि हमने पिस्टल बांधा और बॉर्डर पे खड़े हो गए और झंडे पकड़ के। हम इस मुल्क के लिए, हमारा खून हाजिर था, हाजिर है, हाजिर रहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान है तो हम इस मुल्क में कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन में सीरियसनेस के लिए बिलावल ने मुतालबा किया है। जॉइंट कमेटी जो उन्होंने कहा वो भी होगी, 3 वफाकी वज़रा को हटाया जाए एंड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर प्रीवियस स्टेटमेंट बिकॉज इलेक्शंस के अंदर मिली मुस्लिम लीग एंड ही सेड आई डोंट वांट टू नेम द अदर वन, दैट वाज HUM, इन्होंने आप लोगों का साथ दिया ताकि आप इलेक्शन जीत सकें। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे जो आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने बात कही है, मैं उससे इत्तफ़ाक़ रखता हूँ। मुझे कोई उस पर एतराज़ भी नहीं है कि अगर आपकी ये एक डिटरमिन्ड पॉलिसी है जो कि स्टेट की गई है कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहते हैं। हमने ख़ुद मोदी को कहा कि इफ़ यू हैव गॉट एविडेंस प्रोवाइडेड, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है ना। तो एज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्शन मैं उस पर एग्री करता हूँ, कोई इसमें, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई एक फोरम होता है कहने का। सही। क्या ये उनको इस वक्त मीडिया पे जाके कहनी चाहिए थी, या उनको ये बात जो है ख़त में लिखनी चाहिए थी, या 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से कहनी चाहिए थी मुलाकात करके कि जी हमें ये शक व शुबात हैं, या असेंबली की किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इन कैमरा, ये बात जब अभी इन कैमरा सेशन हुआ था उसमें तकरीर में कहनी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये नहीं है कि सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा। मना जिस बात को कहा गया है वो है कि झूठ नहीं बोलना। तो आप ये समझते हैं कि सच तो है? मैं कह रहा हूँ, मना किस बात के लिए कहा गया है वो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि हर जगह हर वक्त जो चाहे सच में हो वो हर जगह बयान कर दो। मना दीन के अंदर जो है वो ये कि झूठ मत बोलो। तो जिसका आगे रफ़ीउल्लाह साहब ने दूसरा पहलू पकड़ा है और मैंने दूसरा पहलू पकड़ा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि सच पे रहो, ज़रूर हक पे रहो। तो जो जितना ये हक पे है ना, गलत फोरम है, वो या नहीं कहना चाहिए था, शवाहिद देने चाहिए। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू फील ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, आपको ये आज नहीं है, ये आपको बहुत पहले से, आप उठा के मैनिफेस्टो देंगे। पहली पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में आज से 8 साल पहले इन बैंड आउटफिट्स के खिलाफ मैनिफेस्टो में लिखा, ठीक है, और हमारा वो डिक्लेरेशन है। जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा बैंड आउटफिट्स के साथ काम किया है
उससे आज पीपीपी हाथ मिला के चलने को तैयार है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी। हाँ, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आपके लिए इलेक्शंस में, प्लीज उनके साथ तस्वीर हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। हाँ। आपको ये मैं आपको बता सकता हूँ, मैं नाम भी दे सकता हूँ, और उसके ऊपर हमने एज अ पार्टी एक्शन लिया है, उनकी तंबीह की है, हमारे पास उनकी एक्सप्लेनेशंस आई हैं लोगों की। सो वी हैव एक्टेड अगेंस्ट दोज पीपल जिन्होंने भी कलअदम तंजीमों के लोगों से कोई सपोर्ट मांगी है। जनरली स्पीकिंग क्या हुआ है कि वो किसी थर्ड पार्टी पे, थर्ड प्लेस पे थे, और वहां भी कलअदम तंजीम के लोग आए और हमारे लोग भी मौजूद थे और वो तस्वीरें खींच ली। हमने कहीं नहीं। मैं थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुझे उन मौलाना साहब का नाम याद नहीं आ रहा जिनको वो इलेक्शन से पहले वो गए भी थे और उनसे जाकर शमूलियत का भी कहा था। आई थिंक यू वुड नो। औरंगजेब की बात हो रही है। औरंगजेब फारूकी मुझे पता है, मेरा रनर है। नहीं कहा गया था, नहीं मेरा रनर है। मैं कराची का प्रेसिडेंट था, मैंने वो इन्वेस्टिगेट किया। मेरा रनर है। मेरे साथ मुकाबले में थे मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब जी जी जी, और एक एमपीए ने इनके सेटिंग, वो जो टिकट होल्डर थे, उन्होंने बैठ के तस्वीर खिंचवाई अभी इस इलेक्शन में, और इन्होंने ज्वाइंट नून, मौलाना औरंगजेब फारूकी और इनके जो सूबाई कैंडिडेट, इन्होंने मिल के, तीनों ने मिल के इलेक्शन मेरे अगेंस्ट लड़ाए और इसके प्रूफ मौजूद हैं। अब मैं जरा चांडियो साहब को लेने दीजिए, फिर आप ये प्रूफ तो अब आप लोगों ने एक दूसरे को देने हैं। नहीं, ये मैं अभी चांडियो साहब, सियासी स्टेटमेंट लगती है आपको ये कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में ये हुकूमत सीरियस नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बात की नादिया कि जो बिलावल साहब ने आज तकरीर में काफी नुकात उठाए हैं वो बड़े गौर तलब हैं। ऐसा नहीं कि वो उनमें वजन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मामला चल रहा है, वो ये है कि जो सियासी या फाइनेंशियल एहतसाब का अमल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहे मरकज में रही या उसके बाद सूबे सिंध में है, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि करप्शन बहुत मिसाली हुई है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का भी यही हाल रहा, परवेज मुशर्रफ के 9 साल का उनसे बदतर हाल रहा। असल सवाल ये है कि ये तो हमारा एक सियासी कल्चर बन चुका है। उस सियासी कल्चर से खात्मे के लिए जो इदारती तौर पर जो एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट किस्म का प्रोसेस चाहिए वो मिसिंग है। और ये जो सारे कुछ एहसाब का अमल है वो बिल्कुल, इसमें मुझे शक नहीं रहा था कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसमें वो सिलेक्टिव जस्टिस है। तो जब तक ये जस्टिस सिलेक्टिव होगा, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और ये जो बिलावल साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है या जो जुडिशरी की भी कारदम, तो आपके सामने है कि उस हवाले से भी पाकिस्तान में आप देखें कि 2013 के इंतखाबात में यही हुआ, 18 में भी यही हुआ कि कुछ जमातों को आपने बिल्कुल एक फ्री कंफर्ट जोन दिया और बहुत सी जमातों को आपने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। एग्जैक्टली। तो ये जो एक सियासी तौर पर हो चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हो, ये जो एहतसाब का जो पूरा अमल है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। और क्या मैं क्योंकि एक ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो जारी बैंक अकाउंट केस जो है उसका अभी फैसला भी आने वाला है, शायद 9 दिन रहते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, 9 to 10 डेज। क्या एक तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का कोई रिएक्शन बताने की भी कोशिश कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ज़रा इस मौजू को भी उठाते हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिखाया है आगा रफ़ीउल्लाह साहब, और बात जो मुबस्सरीन हैं, बाज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो ये समझते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे, और इवन शायद हुकूमत ये समझती है कि जैसे जैसे केस करीब जा रहा है अपने मंतकी अंजाम तक, वैसे वैसे इस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप की बातें, इल्ज़ामात ये करेगी पीपल्स पार्टी। नहीं सर, ये मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस किस्म की उस पर बिलीव करती है। देखें, ये तो वो वाली बात है जो जितना मर्जी शोर मचा लो वो तो होना है जो होना है। ये तो अगर ऐसी किसी की सोच है, जो कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन तमाम बातों से आशना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें जो की हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या बिलावल साहब गलत बोल रहे हैं, क्या ये बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्या ये सही जगह पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। देखें, जब आप की जुडिशरी मफलूज हो जाती है इन टेररिस्ट के आगे, इन दहशतगर्दों के आगे, जिसके लिए आपको मजबूरन कड़वा घूंट पीना पड़ा, वो कि हमें आर्मी कोर्ट्स को ऑन करना पड़ा। क्यों? ये एक हकीकत बन गई थी ना कि ये नासूर आपको
आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपके रियासत को, आपके जुडिशरी को, आपके लॉ फोर्स एजेंसियों को, आपके मुल्क को पूरी तरीके से डिस्टर्ब। तो जब जाके हमने सब ने ये नेशनल एक्शन प्लान की बात की, जुडिशरी की कमजोरी सिर्फ कलअदम तंजीमों के लिए नहीं कही है बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ही सेज वर्बल आपका ऑर्डर जुडिशरी का बिल्कुल मुख्तलिफ था, अपने केस का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन जब लिख के आ जाता है तो कुछ और बन जाता है। नहीं, वो देखें, वो उन्हीं ने गलत कहा। The remarks never form part of the judgment। एक वर्बल ऑर्डर कहीं वो दिखा दें कि ये दिया गया हो। रिमार्क्स क्या होते हैं? वर्बल ऑर्डर में बहुत फर्क है। रिमार्क्स क्या है? जज देखें जज साहब जब कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, ये समझता हूँ, वो किस बिहाफ पे ये समझ रहे होते हैं? हक़ाइक़ पर समझ रहे होते हैं ना। उन्होंने हक़ाइक़ को रिमार्क्स किस चीज़ पे दिए जाते हैं? रिमार्क्स आपकी देखें किस वजूहात पे हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या रिमार्क्स ही दे रहे हैं ना अपने, हम अपने सेंस से जो बात कर रहे हैं वो जो हम पॉजिटिव समझ रहे हैं, जो हम हकीकत समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर वो जजमेंट का हिस्सा नहीं बनते उनके रिमार्क्स। अलबत्ता इस केस में नकवी साहब ये क्या आपने नहीं सुना था? क्योंकि ही सेड कि देयर वाज मीडिया, कोर्ट्स शुड डू द ट्रांसक्रिप्शन। अपनी रिकॉर्डिंग्स भी निकाल कर देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि बिलावल को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उसका नाम निकाला जाए, उनको क्यों इस जीआईटी का हिस्सा बनाया गया। वो बिल्कुल उनकी थी और उसके ऊपर जो है उन्होंने ऑर्डर नहीं लिखा, उन्होंने उस दिन कहा है लेकिन ऑर्डर में नहीं आया। एंड आफ्टर रिव्यूइंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड द नैब्स रिक्वेस्ट वी पुट इट ऑन। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो चीज अहम है, उन्होंने ये इशारा किया है कि जुडिशरी भी प्रेशराइज्ड है। मैं आपको बताऊं कि कितनी प्रेशराइज पीपीपी फील कर रही है। 6 जनवरी को ये इजलास शुरू हुआ है सिंध असेंबली का। सिंध की तारीख में पहली दफा एडजर्नमेंट हुई है एक किसी इजलास की 12 दिन के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख़ में। और उसके बाद जैसे ही आगा सिराज दुरानी का अरेस्ट हुआ है तो जो इजलास 27 तारीख तक एडजर्न था वो 22 तारीख को बुला लिया गया है और आज अभी तक चलता आ रहा है। और पिछले 2 दिन का यानी मंडे का भी और आज का भी बिजनेस देख लीजिए, उसमें कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस नहीं है, नॉट अ सिंगल आइटम। ये आप नेशनल असेंबली में आ जाए तो नेशनल असेंबली में आ जाए। मैं आपको देखें फिरदौस भाई, आप नेशनल असेंबली में ये फार्मूला लेके आ जाए। अच्छा ये देखें, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लिए पसंद करते हैं और दूसरों के लिए नहीं पसंद करते। मीनिंग कि जब आगा सिराज दुरानी को क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर से वो आ रहे हैं तो इस वजह से नहीं, मैं बिल्कुल अल्फाज। देखिए पहली चीज जो मैं कह रहा हूँ, जब से मुराद अली शाह अंडर प्रेशर आए हैं, जब से किसके अंडर प्रेशर? जब से उनका नाम जीआईटी में आया है, जब से उनकी ओमनी ग्रुप की फाइनेंसिंग के चार्जेस उनके ऊपर हैं कि 100 करोड़ रुपए थट्टा शुगर मिल्स को दिए, विदाउट थट्टा शुगर मिल में एक स्क्रू लगने के दिए। कभी किसी बैंक में हमने तो नहीं सुना, हम सारी उम्र कारोबार करते रहे कि इस तरह पैसे मिलते हो, दिए, लिए गए। उस दिन से वो असेंबली को प्रोरोग नहीं होने दे रहा है। उनको कोई खौफ है कि एक दफ़ा ये असेंबली प्रोरोग हो गई तो उसके बाद तो ये दोबारा नहीं आ सकती। असेंबली में जो हो रहा है वो किसको खौफ है? नहीं, नेशनल असेंबली हमें तो कोई खौफ नहीं, प्रोरोग भी होती है। एक दिन मुझे आप बता दें नेशनल असेंबली में जिस दिन बिजनेस हुआ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कोई एक काम हुआ। आप देखिए, आप वो जो सवाल उठा रहे हैं कि उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है कि आप लोग कुछ करने नहीं दे रहे, वो एक अलग दिन की बहस है। मैं आपको एक अलग दिन की बहस में रखते ना, अभी तो लेट्स आज तो मैं आपको जो हकीकत है, जुडिशरी इज प्रेशराइज्ड, दैट्स व्हाट बिलावल भुट्टो जरदारी हैज सेड टुडे इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम को कौन प्रेशराइज कर रहे हैं? जैसे फिरदौस भाई कह रहे हैं ना कि जिस दिन से मुराद अली शाह अंडर प्रेशर हुए हैं और वो प्रेशर में है, वो प्रेशर कौन दे रहा है? फरियाल भी अंडर प्रेशर है, कौन दे रहा है? जरदारी साहब भी प्रेशर। अरे करप्शन का प्रेशर है, जो हाथ पकड़े गए नंगे हुए हाथ से फैसला देना, वो आएगा फैसला। आप सुनाते कुछ है, रिटर्न में कुछ देते हैं, सर तो आप लिख के दें, उनको जल्दी करें। अच्छा आएगा फैसला। ये जो आज एक सवाल भी किया क्योंकि इट्स द लास्ट मिनट कि कोई लॉन्ग मैं एक सवाल इनसे पूछ लूं, ये समझते हैं कि स्पीकर जैसी कुर्सी पे एक ऐसे आदमी के वो बैठना चाहिए जिसके ऊपर इतने चार्जेस लगे हुए? नहीं, लेकिन उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर मैंने जो चार्जेस प्राइम मिनिस्टर पे लोग लगाते हैं, हम उसको ऑन थोड़ी कर मानते थोड़ी है, गलत है। वो तो नैब की कार्रवाई को आप नहीं मौलाना फजलुर रहमान को बिठा दें और फिर इमरान खान साहब के पास चार्जेस की सिलसिला सुने। सब अपने अपने तज्जिए करेंगे, लेकिन देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सभी को मैसेज दे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या वाकईतन ऑपोजिशन कोई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर आ रही है? बिकॉज you know this is what Bilawal said कि I am in opposition and I will keep the checks। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।